हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह 12th क्लास मैथमेटिक्स कंपोजिट फंक्शन का चैप्टर नंबर 1 है, स्विफ्ट फलन। स्विफ्ट फलन पढ़ने से पहले हमें पहले पढ़ना पड़ेगा फलन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन देखो, एफ कोई फंक्शन एक संबंध होता है, ठीक है। एफ ए से बी में जो समुच्चयों में संबंध होता है, एक समुच्चय ये है, एक बी है, और इनमें देखो ये देखो एरो लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, एफ ए से बी में कोई संबंध को दर्शा रहा है। इसमें देखो ए से बी या ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, ये एक संबंध को दर्शा रहा है, ठीक है। इसको फलन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब बी में हो। ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब किस में हो, बी में होना चाहिए, ठीक है। सभी अवयवों का प्रतिबिंब जो कि क्या है, अद्वितीय होना चाहिए। अद्वितीय का मतलब ये होता है कि एक का प्रतिबिंब एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें जो अवयव है, यानी जो मान हम एफ में रख रहे हैं उसके आउटपुट दो नहीं प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। उसके दो आउटपुट नहीं होने चाहिए, इनपुट एक और आउटपुट दो आ गए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। दो रखेंगे उनका एक सेम ही इनपुट हो सकता है, लेकिन आउटपुट दो नहीं हो सकते। देखो इसमें देखो, ये पहले डेफिनेशन देख लो आप कैसी हुई। एफ समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध है होता है जो कि फलन कहलाएगा यदि समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय बी में अद्वितीय प्रतिबिंब हो। अद्वितीय का मतलब एक ही प्रतिबिंब हो, ठीक है। अब देखो ये है दो कंडीशन इसकी, इसके फलन होने की दो कंडीशन और फलन नया होने की भी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन देखो, सभी अवयवों का प्रतिबिंब है अद्वितीय प्रतिबिंब, सब एक एक प्रतिबिंब हो रहा है, अद्वितीय प्रतिबिंब। इसमें देखो इसमें भी अद्वितीय प्रतिबिंब है। देखो इसमें देखो दो अवयवों का एक ही प्रतिबिंब हो सकता है। देखो इसमें C1 और C2 का एक ही प्रतिबिंब हो सकता है, ठीक है। तो ये भी फलन है, ये भी फलन है। ऐसे देखते हैं, जैसे यहाँ से चार बंदे खड़े हैं और चारों ने तीर छोड़ा है, एक एक निशाने पर लग गया, ठीक है। यहाँ पर चार बंदे हैं, C1 C2 C4, इसने निशाना साधा और टारगेट को इसमें टारगेट किया। तो देखते हैं कि इसके अंदर देखो जितने इसने तीर छोड़े हैं वो दो तीर C1 और C2 किस पर लग गए, इस पर लगे, जो कि स्वाभाविक है, लग सकते हैं। इसका मतलब ये भी फलन होगा। यानी हम ऐसे समझ सकते हैं, हमने तीर जो छोड़े हैं उनको देखो एक टारगेट पर भी बहुत सारे तीर लग सकते हैं, ठीक है। एक टारगेट पर भी बहुत सारे तीर, इसमें मैंने तो दो दर्शाए, इसमें तीन भी लग सकते हैं, चार भी, पूरे के पूरे भी लग सकते हैं, ठीक है। तो भी फलन होगा, ठीक है। यानी दो या दो से अधिक जो इसमें अवयव है उनका एक ही प्रतिबिंब हो सकता है, ठीक है। और अब देखो न होने की दो कंडीशन है। न होने की ये कंडीशन क्या है कि इसमें से देखो चार व्यक्ति हैं और ये टारगेट है, तीर छोड़ा, यहाँ पर देखो एक एक तीर छोड़ना है। इसने एक तीर छोड़ा, चलो सी पर लग गया, ठीक है। इसने दो पर देखो, इसने इसका प्रतिबिंब देखो ए पर भी और बी पर भी है, यानी एक तीर से दो निशान नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये फंक्शन है ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। यानी इसकी दो मिरर इमेज आ गई इसकी, यानी इसके दो प्रतिबिंब आ गए, जो कि गलत है। यानी एक के दो प्रतिबिंब नहीं हो सकते। जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ, ठीक है, और आप देखोगे कि आपकी दो इमेज दिखाई देगी, नहीं दिखी, नहीं देगी ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक की दो इमेज आ जाए, ये तो असंभव है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फलन होगा, यानी एक अवयव के दो प्रतिबिंब नहीं हो सकते, ठीक है। एक तीर से दो निशान बिल्कुल नहीं हो सकते। इसमें देखो मैंने क्या कहा, अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब जितने अवयव इसके अंदर है फलन में वो सभी का प्रतिबिंब होना चाहिए। यहाँ पर देखो चार रह गया, यहाँ पर रह सकते लेकिन यहाँ पर नहीं रह सकते, ठीक है। अब ये चार रह गया, इसका मतलब ये हुआ कि इसका प्रतिबिंब डी नहीं है, ठीक है। यानी इसमें एफ ऑफ चार रखा तो डी नहीं आया, ठीक है। यानी चार रखने पर जो आउटपुट आया वो इसमें नहीं मिला हमें, इसका मतलब ये फलन नहीं होगा। इसमें देखो अब ये देखो इसके अंदर मैंने A1 है, देखो A1 क्या है, A1 इसके अवयव है, A1 रखे B1 आया, इसका मतलब ये इसकी A1 की B1 इमेज है। A2 रखा B2 आया, तो इसका मतलब B2 इसकी इमेज है। A3 रखा B3 आया, इसका मतलब ये इसकी इमेज है। जो वैल्यू आई है ये तो हमने माना है A1 A2 A3, ठीक है, ये तो हमने माना है, लेकिन जो वैल्यू आएगी उन्हीं का हम करेंगे। जैसे आगे एग्जांपल ले रहा हूँ, वो एग्जांपल देखना आप, आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। ये एग्जांपल्स हैं, इसमें देखो एफ है एन से लेकर जेड तक, ठीक है। एफ एन से लेकर जेड तक है, एफ ऑफ एक्स ये मापांक फलन है, ठीक है, ये एक फलन होगा। एन नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 सो ऑन इन्फिनिटिव।
ये 0 से माइनस और प्लस तक इन्फिनिटी तक होते हैं। 1 रखा 1, 2 रखा 2, इसमें देखो 1 रखेंगे 1 आएगा, 2 रखेंगे 2, 3 आएगा 3, इसमें देखो 1 रखा 1 पे, 2 की इमेज 2 पे, 3 की 3 पे, 4 पे 4, सभी की इमेज बन गई इसमें, यानी कोई भी अवयव नहीं रहेगा, फलन होगा। ठीक है, अब देखिए n से z में ये फलन होगा। देखो वही फलन है, ठीक है, वही फलन है। देखो f z से n में कोई फलन होगा, मॉडक्स है इसमें। देखो z अब इधर दे दिया, ठीक है, ये z है, ये n नेचुरल नंबर है। देखो इसके अंदर -1 रखेंगे, -1 रखेंगे तो भी प्लस होगा, और +1 रखेंगे तो भी प्लस होगा, यानी -1 और 1 की इमेज किस पे बनेगी, 1 पे, 2 की -2 की, यानी 2 इसमें देखो 2 तीर लग रहे हैं सब पे, माइनस और प्लस के 2 तीर लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखो 0 है, 0 रखने पर इसके अंदर 0 n में होता ही नहीं है। ठीक है, हाँ w जरूर होता है, w में, होल नंबर में ज़रूर होता है, पूर्णांक में। अगर यहाँ पर पूर्णांक होता तब तो ये फलन हो जाता, लेकिन n दे रखा है इसमें, इसके अंदर n 0 तो n में होता ही नहीं है। इसको मतलब इसका प्रतिबिंब इसमें नहीं बन रहा, यानी इसमें अगर हम वैल्यू रख रहे हैं 0, तो जो 0 आउटपुट प्राप्त हो रहा है वो इसमें नहीं है, इसलिए इसकी इमेज इसमें नहीं बन रही। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये फलन नहीं होगा। देखो फलन है, देखो फलन किस पर डिपेंड और कर रहा है कि फलन होगा या नहीं होगा, ये समुच्चय पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, देखो वो ही फलन है, देखो इसमें देखो ये मापांक फलन, ये भी मापांक फलन, यहाँ पर फलन है, यहाँ पर फलन नहीं है, किस पर डिपेंड करता है, समुच्चय पर। तो मैं कह रहा हूँ कि आपको जो फलन होता है वो समुच्चय पर डिपेंड करता है कि वो फलन होगा या नहीं होगा। ठीक है, यानी उनके संबंध पर डिपेंड करता है। तो ये 2 एग्जांपल्स हो गए। अगर यहाँ पर देखो पूर्णांक संख्या होती है ना, क्योंकि पूर्णांक संख्या का मतलब 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 सो ऑन इन्फिनिटी तक होती है, और नेचुरल नंबर में 0 होता नहीं है। इसका मतलब ये क्या होगा, फलन नहीं होगा, क्योंकि इसमें जितने भी अवयव है उनका कोई भी अवयव बचना नहीं चाहिए, सभी के प्रतिबिंब होने चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें 0 रखा तो प्रतिबिंब हमें प्राप्त 0 वैल्यू तो प्राप्त हो गई कि 0 आ रही है, लेकिन वो इसमें 0 इस समुच्चय में नहीं था, इसलिए ये फलन नहीं होगा। टॉपिक है वो है प्रांत, यानी डोमेन, कोडोमेन और रेंज पे रहेगा। देखो एफ ए से बी में कोई संबंध है, ठीक है, इसमें अंदर एफ ए से बी में कोई संबंध है, जो ए होता है वो प्रांत होता है, और जो ये बी होता है वो सहप्रांत होता है। ठीक है, जो ए के प्रतिबिंब, देखो इसको प्रतिबिंब बोलते हैं, ये प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, यानी फलन के अंदर ए के सभी अवयव रखें, उनके जो आउटपुट आएंगे वो एफ ऑफ ए आउटपुट ही होगा, एफ ऑफ ए आउटपुट होगा, उसको कहते हैं परिसर, यानी एफ ऑफ ए क्या होगा, परिसर। ठीक है, ये परिसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा देखो इससे समझ लेंगे आप। कोई फलन है एफ ऑफ एक्स प्लस 1 कोई फलन है, ये ए के अवयव 5 तक, देखो 1 रखा, एफ में 1 रखा, 1 1 प्लस 2 2 आ गया, फिर 2 रखा, 2 प्लस 1 3 आ गया, 3 रखा 4 4 रखा 5 5 रखा 6, तो देखो सबकी इमेज बन गई इसमें। अब देखो इसके अंदर ये ए है सभी अवयव, ये तो प्रांत, और ये सह प्रांत, लेकिन जिसकी इमेज बनी है, देखो ये इमेज है, ये परिसर है, ये इमेज है। ठीक है, ये है इमेज, जिसकी इमेज बनी है। ठीक है, प्रतिबिंब बने, वो किन किन पे एरो लगे, तीर किस पे लगे, 2 पे लगा है, 3 पे लगा है, 4 पे, 5 पे और 6 पे लगा है। इसका मतलब 2 3 4 5 6 ये क्या होंगे, हमारे परिसर हो गए। तो इसमें देखो आप, ए प्रांत, पी सह प्रांत, और एफ ऑफ ए ये है परिसर। ठीक है, और एक आप ये ध्यान रखना, परिसर होता है वो सह प्रांत का उप समुच्चय होता है। ठीक है, क्योंकि ये देखो इसके अंदर ही तो है सभी के सभी, इसी का तो उप समुच्चय है, इससे अलग किया है, यानी इसके सभी अवयव इसमें तो मौजूद है। देखो ये रहा 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 इसके अंदर है, ये उप समुच्चय होगा, इसका ये उप समुच्चय हो गया, तो इसका परिसर सह प्रांत का उप समुच्चय होता है। अब हमारे फलनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। देखो अचर फलन, अचर फलन का मतलब ये होता है कि जिसमें ऐसा फलन जिसमें आउटपुट एक ही अवयव का एक ही अवयव प्राप्त हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 6 तक वैल्यू हमें ऐप में रखी, तो कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फलन है ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 था, और हमने इसमें कितने ही वैल्यू रख दी। ठीक है, तो कितनी भी वैल्यू रख दो वो 3 का 3 ही रहना है। इसका मतलब सारे तीर एक ही टारगेट पर लगे हैं, सभी तीर एक ही टारगेट, यहाँ से जो तीर छोड़े हैं इन बंदों ने
वो सभी किस पर लगे हैं, एक पे लगे हैं। इसका मतलब सभी का टारगेट एक अचर फलन, ठीक है, सभी का टारगेट एक अचर फलन। ए से बी में एफ ऑफ एक्स 3, ये देखो अचर फलन होगा, ठीक है। यानी कांस्टेंट राशि के बराबर कोई फलन हो, पूरा का पूरा फलन कांस्टेंट राशि के बराबर हो, पूरा फलन, ठीक है, उसमें वेरिएबल ना हो, ठीक है, चर ना हो, अचर हो, तो वो इसमें क्या हो, इसमें जो इसके अंदर यहाँ पर देखो अचर ही होना चाहिए। जैसे हम लिखते हैं ना कि जैसे ये है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए लिख दिया, ए कोई कांस्टेंट राशि है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, अचर होगा। इसका ग्राफ देखो कैसा, एक्स एक्स के समांतर एक रेखा प्राप्त होगी। हमें पता है कि ग्राफ एकदम शांत होगा, ठीक है। इसकी चौड़ाई देखो, ऊंचाई कितनी भी 3 होगी, ठीक है, y की वैल्यू 3, एक्स पे कितनी भी वैल्यू मान लो, कितनी वैल्यू रख दो, बार बार अब 3 ही आउटपुट दे रहा है, 3 ही आउटपुट दे रहा है, ठीक है। ये तो ए के अवयव लिख दिए, ये बी के अवयव लिख दिए, ये प्रांत हो गया, ये सह प्रांत हो गया, ठीक है। और इसमें देखो अचर फलन 3 आ रहा है, तो इसको परिसर इसका जो हो गया परिसर, तो परिसर इसका कितना होगा, परिसर यानी एफ ऑफ ए, परिसर में कितना अवयव है 3, तो इसका परिसर होगा 3, ठीक है। प्रांत सह प्रांत परिसर, परिसर मतलब इमेज, सबकी इमेज 3 पर ही बन रही है, इसका मतलब इमेज इसका परिसर हो गया। तत्समक फलन, तत्समक फलन देखो क्या होता है, कोई फलन एफ ए से ए में, इसका मतलब क्या है, उसी यानी इसका मतलब ये होगा है कि जो वैल्यू हमें रख रहे हैं किसी अवयव की, वो ही अवयव प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। जैसे एफ ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू एक्स है, ठीक है, ये तत्समक फलन होगा, यानी इसमें आउटपुट और इनपुट इक्वल हो गए। जैसे मैंने 1 रखा, 1 2 रखा, 2 3 4 5 1, जैसे एन में एफ ऑफ एक्स ये क्या होगा, ये तत्समक फलन होगा। तत्समक फलन को आई से लिखते हैं, आई से, देखो आई ए से ए में फलन, तो फलन दर्शाएंगे इसके, एफ नहीं लिखेंगे यहाँ पे, देखो इसमें लिखा आई ए एक्स, यानी ये आई ए एक्स, यानी आई, इसका मतलब ये होगा आई का ए में फलन है, यानी कोई समुच्चय ए में कोई फलन है इक्वल टू एक्स। जैसे आई एन से एन में फलन होगा, तो आई एन एफ ऑफ एक्स, इसमें ये लिखने का तरीका है इसमें तत्समक फलन का, ठीक है। इसमें आई ए लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमारा जो अवयव की समझता के जो आधार पर है, अवयव की समझता के आधार पर फलनों के प्रकार है, वो 4 प्रकार है। एकेकी फलन, बहुएकेकी फलन, आच्छादक और अंतरछेपी फलन। देखो एकेकी का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो बंदे खड़े हैं वो सभी ने तीर छोड़े हैं, वो एक एक पे लगे। यहाँ पर जो बंदे खड़े हैं उन्होंने एक एक एरो छोड़ा, यानी तीर छोड़ा, वो सभी ने एक एक पे लगे। इसका मतलब ये होगा सभी का एक एक टारगेट, सभी का एक एक टारगेट, एक एक ही। इसमें देखो कोई भी 2 या 2 से अधिक का एक ही टारगेट है, यानी यहाँ पर बंदों ने तीर छोड़े हैं, तो इसका मतलब तो तीर लगेंगे, किसी एक पर भी तो लग सकते। देखो फलन की परिभाषा भी हमने पढ़ी है कि उनकी किन्हीं 2 या 2 की एक इमेज बन सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब बहुएकेकी वह फलन होगा जिसमें देखो क्या हो, 2 या 2 से अधिक टारगेट एक पर लग रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुएकेकी फलन होगा। इसके अंदर देखो यहाँ से 1 और 2 दोनों इक्वल नहीं है, हमें पता है 1 और 2 इक्वल नहीं है, लेकिन वैल्यू रखने पर ये इक्वल प्राप्त हुए, वैल्यू रखने पर भी ये इक्वल नहीं प्राप्त हुए। देखो ए अलग है, बी अलग है, देखो एफ ऑफ 1 रखा ए प्राप्त हुआ, एफ ऑफ 2 रखा 2, इसका मतलब फलन की देखो दोनों बराबर नहीं है, वैल्यू भी बराबर नहीं है, इसका मतलब इकाई एक की फलन होगा, ठीक है। अब इसमें बहुएकेकी में देखो, बहुएकेकी में हमने क्या किया है, बहुएकेकी में 1 इक्वल टू नहीं है, ठीक है, ये ए के अवयव है, लेकिन हमने क्या कहा है, देखो एफ ऑफ 1 रखा, वो किसके बराबर हुआ, ए के प्राप्त हो रहा है, और एफ ऑफ 2 रखा, वो भी क्या प्राप्त हुआ, पी प्राप्त। इसका मतलब फलन बराबर हो गए, ठीक है, ये बराबर नहीं है लेकिन फलन की वैल्यू बराबर हो गई। इसका मतलब देखो बराबर है, बराबर हो गए, इसका मतलब बहुएकेकी। यहाँ पर दोनों ही अगर बराबर नहीं है तो ये भी फलन की वैल्यू भी बराबर नहीं होगी, इसका मतलब क्या हुआ, एकेकी। एक एक तीर लगेंगे, ये ध्यान रखना, बहुत सारे तीर लगेंगे बहुएकेकी। आच्छादक, आच्छादक का मतलब ये होता है कि ए से बी में कोई फलन एफ है, ठीक है, ए से बी में, तो बी के अवयव का पूर्व प्रतिबिंब, यानी बी में कोई भी अवयव शेष नहीं रहना चाहिए। यानी यहाँ पे जो तीर लगे हैं
वो कोई भी बंदा ऐसा है जो तीर लगने टारगेट से चूकना नहीं चाहिए। जितने भी यहाँ पर टारगेट है ABCDEF सभी के यहाँ से छोड़े गए तीर लगने चाहिए, ठीक है। तो वो होगा आच्छादक। यानी इसको ये भी बोल सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर प्रतिबिंब है ये एक के अवयव उनका पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। पूर्व प्रतिबिंब मतलब इनके सभी के इधर प्रतिबिंब होने चाहिए, ठीक है। इनके सभी के पूर्व प्रतिबिंब। अब देखो ये यूनिवर्स है, पूर्व प्रतिबिंब देखो ये तो है, इसमें प्रतिबिंब बन रहे F और ये F यूनिवर्स हो गया, यानी इसकी इमेज इसमें बना रहा है, ठीक है, पूर्व प्रतिबिंब हो गया। अब हमें पता है कि यूनिवर्स भी एक फलन होगा। अब यूनिवर्स फलन कब होगा कि हमें फलन की परिभाषा क्या कह रही है, ये कह रही है कि जितने भी अवयव है उनका सभी का प्रतिबिंब होना चाहिए। अगर ये यूनिवर्स फलन है तो यहाँ पर जितने भी अवयव उनका प्रतिबिंब होगा इसके अंदर। आच्छादक समझ में आ गया। अब देखो अंतरछेपी, देखो इसके अंदर देखो क्या होगा। अंतरछेपी फलन ये है कि जिसमें ये अवयव है, ठीक है, जितने भी अवयव है उनमें से कोई एक अवयव ऐसा हो जिसका पूर्व प्रतिबिंब इसमें मौजूद ना हो। यहाँ पर कोई अवयव ऐसा है, यहाँ से जो बंदों ने तीर छोड़ा है वो किसी एक टारगेट को न छुए, कोई एक शेष रह जाए। यहाँ पर तो सभी को लगना चाहिए तीर, यहाँ पर नहीं लगना, किसी एक को छोड़ के। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम एक होना चाहिए, तो वो अंतरछेपी होगा। देखो जो फलन आच्छादक होगा वो अंतरछेपी नहीं होगा, सभी को टारगेट हो गए। जो फलन अंतरछेपी होगा वो आच्छादक नहीं होगा। देखो एक बात ध्यान रखना, कोई फलन है उसका हमने अगर इन्वर्स लेना है, इन्वर्स निकालना है, प्रतिलोम फलन निकालना है, तो उस फलन का पहले एक एक की और आच्छादक होना आवश्यक है। देखो अगर बहु एक एक की हो, देखो मान लो एक एक की कोई फलन या बहु एक की हुआ, तो हमने देखो यूनिवर्स निकालना है, तो हमने यूनिवर्स तो निकाल ली, हमें पता है F यूनिवर्स है। F यूनिवर्स क्या होता है, फलन होता है। देखो यहाँ पर अगर फलन होता है तो इसमें देखो, अब देखो ये प्रांत होगा F यूनिवर्स का। अब फलन की परिभाषा क्या कह रही है कि किसी एक के दो प्रतिबिंब, इधर से उल्टा देख रहे हैं, यहाँ से टारगेट कर रहा है यूनिवर्स वाला। देखो ये तो फलन कौन सा हुआ F, और ये इधर से होगा F यूनिवर्स, ठीक है। तो अब देखो ये जो है फलन, ये यूनिवर्स, ये भी तो फलन ही होता है, लेकिन अगर ये बहुएकिकी का फल यूनिवर्स नहीं निकल सकता, क्योंकि बहुएकिकी में अगर यूनिवर्स निकलेगा तो वो फलन की परिभाषा के अनुसार फलन की परिभाषा को नहीं सिद्ध करेगा, क्योंकि इसके अंदर देखो ये एक के दो टारगेट हो गए इधर, इसका मतलब इसका यूनिवर्स नहीं निकलेगा। इसमें देखो, इसमें ये रह गया, यूनिवर्स निकाल लिया, लेकिन यहाँ पर इसका देखो, अब देखो यूनिवर्स का प्रांत ये होगा, है ना। अब इसका टारगेट इधर पूर्व प्रतिबिंब इसके अंदर एक बन रह गया, लेकिन फलन की परिभाषा क्या हो रही है, फलन की परिभाषा ये प्रांत में जितने भी अवयव है उनका सबका प्रतिबिंब होना चाहिए, वो फलन की परिभाषा है। सबका प्रतिबिंब होगा और अद्वितीय होगा, ये फलन की परिभाषा है, लेकिन इनका यूनिवर्स नहीं निकलेगा। अगर कोई एक फलन, ध्यान रखना, केवल आच्छादक नहीं होना चाहिए, केवल एक एक की भी नहीं होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। यानी जो एक एक की भी होगा और आच्छादक भी होगा, तभी क्या होगा, उसका यूनिवर्स निकाल सकते हैं हम। देखो इसमें आप इसको लिख भी सकते हैं, आप इसको अच्छे से समझाना, इसको मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझा दिया है, ठीक है। इसमें देखो नोट करके मैंने यहाँ पे लिखा है, F का F यूनिवर्स तभी होगा जब F एक की और आच्छादक हो, ठीक है। आगे पढ़ेंगे यूनिवर्स वाले टॉपिक में, जो ये यूनिवर्स वाला आगे टॉपिक आ रहा है ना, उसमें पढ़ेंगे। अब हमारा नया टॉपिक आ रहा है, जो भी जितना पढ़ाया है वो सभी मैंने इस फलन के यहाँ तक आने के लिए ही पढ़ाया है, ठीक है, क्योंकि मेन हमारे इस चैप्टर का नाम संयुक्त फलन है। देखो संयुक्त फलन होता क्या है, देखो दो फलन है, ठीक है, दो फलन F और G है, उनका संयुक्त फलन A से B में और B से C में, ठीक है। दो फलन परिभाषित हो सकते हैं, देखो एक तो GOF हो सकता है और एक होता है F और G हो सकता है। देखो पहले GOF है, A से B में और B से C में, तो A से C में होगा, A से C में। संयुक्त फलन होने के लिए फलनों का, देखो संयुक्त फलन GOF तभी परिभाषित होगा जब, देखो इसके अंदर F का परिसर, ठीक है, यहाँ पर देखो F का परिसर G का प्रांत हो, यानी F, या फिर इसको आप इसको ना समझ सके तो इसको समझ लेना, ये अच्छी मतलब इनकी कंडीशन है। F का सह प्रांत और G का प्रांत, F का सह प्रांत के अवयव, यानी F का सह प्रांत G के प्रांत का उपसमुच्चय। देखो यहाँ पर
ए बी और सी यानी जी ओ एफ। देखो यहाँ पर देखो एफ फिर जी आ रहा है, लेकिन ये कौन सा बनेगा संबंध, जी ओ एफ का बना है। जी पहले आएगा, यहाँ से जी एफ, आप देखो ऐसे निकले ना, एफ ओ जी उल्टा, ये इधर है तो संबंध इधर से लेना है, ठीक है। एफ जी है तो जी ओ एफ लिखना है आपको। ये ए का देखो, ये ए का प्रांत है, ठीक है। ये एफ ये ए का प्रांत है, ये देखो किसका, जी का प्रांत है, ये जी का प्रांत है, ठीक है, बी, और ये इसका परिसर है। अब यहाँ पर देखो ये तभी परिभाषित होगा, यहाँ पर मैंने कॉमन मान लिया है। कॉमन का मतलब ये हुआ कि ए से बी में, यानी जो इसका परिसर क्या है, बी है, और इसका प्रांत भी बी है। देखो यहाँ पर एफ का सह प्रांत क्या है, एफ का सह प्रांत, एफ का सह प्रांत क्या है, बी है, और जी का प्रांत भी यही है, तो बी बी इक्वल का प्रांत भी बी है, तो बी बराबर बी, यानी बी का, क्योंकि सभी समुच्चय स्वयं के भी उपसमुच्चय होते हैं, तो बी का भी, तो ये डेफिनेशन हो गई यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ से मैं ये मान लेता ए से बी, सी से डी, जो सी और डी प्राप्त हुआ है वो सी उपसमुच्चय डी का होना चाहिए, यानी ये तभी परिभाषित होगा। ये आगे एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसी प्रकार देखो जी ओ एफ है, ये देखो जी ओ एफ, तो ये है, जी ओ एफ को लिखने का तरीका ये है, जी ओ एफ एक्स, ठीक है, जी ओ एफ एक्स, ठीक है, ये लिखना, ईच अक्ष बिलोंग टू ए, ठीक है, प्रत्येक अक्ष के लिए। इस प्रकार एफ ऑफ जी सिक्त फलन तभी परिभाषित हो। इसी प्रकार देखो फोग भी तभी परिभाषित होगा जब जी का परिसर के अवयव किस में अपनी प्राप्त। देखो यहाँ पर देखो जी का परिसर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जी का परिसर माना है मैंने, तो इसमें आप ये भी लिख देना कि जी का जो क्या है, जी का सह प्रांत, जी का सह प्रांत, और जी के सह प्रांत के अवयव किस में होने चाहिए, एफ के प्रांत में। जी का सह प्रांत देखो उल्टा यहाँ से, अब क्या ले रहे इधर से, ये तो इधर के लिए आया, ठीक है। अब जी का देखो, जी पहले आएगा ऐसे, जैसे जी, ये ऐसे, ये जी हो गया, ये एफ हो गया, तो जी देखो जी फिर एफ, तो संबंध कैसे बनेगा, संबंध ये बनेगा एफ ओ जी, एफ ओ जी। तो यहाँ पर देखो जी एफ, ठीक है, तो हमारा जो सिक्त फलन बनेगा एफ ओ जी, इधर से लेना आपको, देखो ऐसे लेना, जी ओ एफ ऐसे बनेगा, पहले जी फिर एफ, तो सिक्त फलन बनेगा एफ ओ जी, ठीक है। तो इसके अंदर देखो एफ ऑफ जी को, लेकिन एफ ऑफ जी एक्स हो गया, एफ ऑफ जी एक्स, ये जी ओ एफ एक्स आ गया, ठीक है। इसमें देखो एग्जांपल्स हैं, उदाहरण देख लो, एफ है एन से जेड में, ये एफ ऑफ, ये 2x है, ये संबंध है, देखो 2x दे दिया, जी जेड से एन, यानी एन नेचुरल नंबर से इंटीजर नंबर, ये इंटीजर नंबर क्यू है रेशनल नंबर, ठीक है। तो इसमें देखो हमें क्या याद करना है, एफ ऑफ जी करना है, जी ओ एफ करना है। इसके अंदर देखो एफ ऑफ एन से यहाँ से संबंध हो गया। देखो अब देखो हमें एफ एक तो निकालना है, हमें एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी देखते हैं, जी जेड से क्यू है और ये एन से जेड है। देखो यहाँ पर देखो पहले ये परिभाषित होगा या नहीं होगा वो देखना है हमें। यहाँ से देखो जेड से क्यू और ये देखो एन से जेड है, यहाँ पर भी ये आ रहा है ना, देखो बीच में ये जॉइंट, इनके बीच में जॉइंट जो होगा वो इनके बीच में देखो ये होगा जॉइंट, क्यू और एन, क्यू है ना, क्यू के अवयव एन में होने चाहिए तभी संयुक्त फलन निकलेगा, लेकिन क्यू क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन हमें पता है कि इसके अंदर प्लस की और माइनस की सभी संख्याएं होती है, ठीक है, प्लस और माइनस और जीरो भी होता है इसमें। तो लेकिन इसके अंदर देखो, इसके अंदर जितने भी अवयव हैं, सभी के सभी जितने भी अवयव हैं, इसके अंदर देखो जीरो होगा, क्या जीरो एन में है, नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि क्यू जो है, इसका मतलब जो क्यू है वो एन का उपसमुच्चय नहीं है, इसलिए एफ ऑफ जी इसमें परिभाषित नहीं किया जा सकता। यहाँ पर हम लिख देंगे क्योंकि उसमें यहाँ पर इन दोनों के बीच में जॉइंट होना चाहिए। जॉइंट कैसे होना चाहिए, इसके अवयव इसमें होने चाहिए, लेकिन क्यू में देखो जीरो है, माइनस है, इसमें होता है नहीं। इसमें तो सभी 1 2 3 4 ये 100 तक चलते हैं ना, जीरो होता भी नहीं इसके अंदर। इसको देखो मैंने समुच्चय इसमें अवयव दर्शा के भी समझाया गया। इसमें देखो ये तो इंटीजर नंबर है,
ये Q इसका हो गया, ये N इसका हो गया, लेकिन देखो Q के अवयव N में नहीं होंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने दर्शाया कि -1 यहाँ से लिखूँगा मैं -1, तो 0 प्राप्त हुआ। 0 आपको पता है N में है नहीं, ठीक है। आप इसमें ऐसे सीधा ही समझ सकते हैं ये वाला कि Q के अवयव N में नहीं है, क्योंकि Q में कौन से अवयव होते हैं, Q में प्लस में माइनस में जितने भी संख्याएँ सभी होती है इसके अंदर Q में, ठीक है। इसके अंदर Z भी होता है, N भी होता है, इसके अंदर Z N और 0, लेकिन इसके अंदर देखो धनात्मक संख्या होती है 1 से लेकर अनंत तक, और 0 नहीं होता। इसका मतलब Q N का उपसमुच्चय नहीं है, इसलिए ये परिभाषित नहीं होगा। इन दोनों में जॉइंट होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर भी मैं N लिख देता कि N, तभी तो ये परिभाषित हो जाता, यानी N Z से N और N से Z ऐसे हो जाता, ठीक है। अब हमें देखना है कि f ऑफ g तो परिभाषित नहीं होगा। अब हमें देखना जी ओ एफ परिभाषित है क्या, देखो f n से z और z से n, देखो इनके अंदर जॉइंट हो गया ये, इसमें देखो z का उपसमुच्चय होता है, इसका मतलब ये परिभाषित होगा। तो मैंने यही तो लिखा है इसके अंदर, f का सह प्रांत z है, f का सह प्रांत और g का प्रांत, इसका सह प्रांत के अवयव इसके प्रांत के अवयव का उपसमुच्चय होना चाहिए। कौन होना चाहिए, ये उपसमुच्चय होना चाहिए, ठीक है। ये परिभाषित होगा तो आप इसमें देखो f(x) 2x है, g(x) x + 1/2 है, जी ओ एफ निकला है, तो इसको जी ओ एफ एक्स लिख सकते हैं। g के अंदर f ऑफ x रखना है, इसका मतलब g ये रहा, इसके अंदर क्या रखना है, ये 2x पूरा का पूरा x की जगह 2x, यानी पूरा का पूरा जितने भी x यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पर एक ही x है, उसकी जगह 2x कर दो, ये हो गया। ये हमारा जी ओ एफ संयुक्त फलन का वैल्यू मान निकल आया है। इसको देखो जी ओ एफ ए से बी में और ये सी से डी में, देखो ये तभी परिभाषित होगा जब बी में और सी में जॉइंट हो। यहाँ पर देखो ये इसके अवयव को यहाँ तक पहुँचा दिया, अब इसके अवयव को ये यहाँ तक, इसके सभी अवयव इसमें होने चाहिए, यानी बी सी का उपसमुच्चय होना चाहिए, यानी ठीक है, यानी वो जो अवयव इसमें है वो इसमें भी होने चाहिए, तभी ये जी ओ एफ निकलेगा, तभी परिभाषित होगा। ये कि परिभाषित होने की ये डेफिनेशन है, ठीक है। यानी f का सह प्रांत g के प्रांत में होना चाहिए। क्या है, f का सह प्रांत, f का सह प्रांत के प्रांत है जो किसका उपसमुच्चय होना चाहिए, g के प्रांत का, g के प्रांत, g के प्रांत का, ठीक है। अब देखो इसमें संयुक्त फलनों के कुछ, इसमें देखो जी ओ एफ इसी तरह ये भी होगा, देखो जी सी से डी में, ए से बी में, तो डी के अवयव किस में, ए में होने चाहिए, तभी ये परिभाषित होगा। ठीक है, कभी कभी देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे एफ है आर से आर में कोई फलन है, एफ एक्स बराबर x² + 1 दे दिया, फिर आपको दे दिया कि g है, g r से r में है, gx = आपको दे दिया sin x है, ठीक है। तो इसके अंदर ये देखो r से r में, ये r से r में, यानी r फिर r, इसका मतलब इसके अंदर ये दोनों, इसमें दोनों परिभाषित होंगे, ठीक है। इसके अंदर इसका मतलब ये दोनों परिभाषित होंगे, दोनों परिभाषित, इसमें कॉमन देखो एक ही समुच्चय ले लिया, इसके अवयव इसमें भी है और इसके अवयव इसमें भी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जॉइंट है आर से आर में, फिर इन दोनों के अंदर जो जॉइंट हो गया है ना यहाँ पर, यानी इसके आर के अवयव इसमें आर में है ही है, इसका मतलब ये दोनों परिभाषित होंगे, ठीक है। या आपको एन से एन में दे दे, ऐसे भी दे देखा है, एफ है एन से एन है और जी क्या है, जी भी एन से एन में है, तो इसका मतलब देखो एन से एन में, और ये दोनों देखो यहाँ से इसके अवयव होते हैं, इसका मतलब इसमें दोनों परिभाषित होंगे, जी ओ एफ और एफ ऑफ एक्स, ठीक है ऐसे। अब संयुक्त फलनों के गुण, संयुक्त फलनों का क्रमिक, संयुक्त फलनों का क्रम विनिमय होना आवश्यक नहीं है, यानी दोनों ना, दोनों जो है उनका दोनों का मान सेम नहीं आएगा। देखो हमने दो फलन एफ और जी का क्या निकाला, संयुक्त फलन निकाला, एफ ऑफ जी निकाला, अब निकाल के देख लेना जी ओ एफ निकाला, दोनों बराबर नहीं आएंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है बराबर हो भी सकते हैं, ठीक है,
लेकिन ज़रूरी नहीं बराबर हो। क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते, क्रम चेंज हो गया ना। FGGF संयुक्त फलन साहचर्य होते हैं, हाँ साहचर्य होते हैं। FOGOH या तीन फलन FGH ये साहचर्य होते हैं। साहचर्य देखो आपने पढ़ा होगा, देखो ऐसे होता है साहचर्य, जैसे A + B + C, प्लस की संक्रिया है वो साहचर्यता दर्शाती है, और इसको लिखते हैं A + B + C। देखो सही, आप ऐसे जोड़ के ऐसे जोड़ दो, अच्छा ऐसे जोड़ लो, यानी B + C जोड़ के फिर A जोड़ लो, या A + B जोड़ के फिर C जोड़ लो, ये साहचर्य होता है। ये क्या होता है, ये साहचर्य होता है। देखो A + B + C है, ये जोड़ संक्रिया के लिए क्या है, साहचर्यता को दर्शा रहा है। A देखो B + C को जोड़ के फिर A जोड़ लो, A + B को जोड़ो, C जोड़ लो। ये देखो ये संयुक्त फलन, ये संयुक्त फलन है, संयुक्त फलन को दर्शा रहा है। ये जो बीच में जो ये आपको संक्रिया दिख रही है ना, ये संयुक्त फलन की संक्रिया है, ठीक है। ये ऐसे O दिख रहा है ना आपको, O, ये संयुक्त फलन की संक्रिया। संयुक्त फलन की जो संक्रिया O है वो साहचर्यता को का पालन करती है, ठीक है, क्रम विनिमयता का पालन नहीं करती है। ये भी एक संक्रिया है ही है। एक एक की आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन भी एक एक की आच्छादक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फलन दोनों F और G एक एक की आच्छादक है तो उनका संयुक्त फलन भी एक एक की आच्छादक होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कितना समझ में आया, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो हम हल करेंगे, ठीक है। और इसमें देखो कुछ परमें भी दे रखी है इसके अंदर, देखो ये परमें बनती है यहाँ पर, इनको कैसे, इनको सिद्ध करना है। जैसे इसके साहचर्य होता है, इनको सिद्ध करना है, इसको क्रम विनिमयता को भी सिद्ध करना। तो ये आप बुक में है, आपको अच्छी तरीके से आप समझ लेना। अगर समझ में ना आए तो हमें कमेंट करें, आपको अच्छे से सरल तरीके से समझा दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।